पिछले दिनों जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया तो उससे ताल्लुक रखने के मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही बनारस से मोहम्मद शाहिद और रिजवान अहमद को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप मंड दिए गए कि ये ज्ञानवापी मंदिर को उड़ाने की साजिश रच रहे थे। उसके अलावा उनके अकाउंट को खंगालने की बात कही गई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों की वाराणसी कोर्ट से कल जमानत हो गई है। 8 तारीख को वाराणसी कोर्ट में इनकी सुनवाई थी और इन दोनों को ही कोर्ट ने जमानत देते हुए जांच अधिकारी को फटकार लगाई। ये खबर आप तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था तो तमाम न्यूज चैनल्स ने इनको आतंकी घोषित कर दिया था। इनके नाम के साथ आतंकी लगाया जा रहा था और इनको आतंकी बताया जा रहा था। लेकिन जमानत की खबर जानबूझ करके गायब कर दी गई। आप सर्च कर लीजिए, अब भी आप इस वीडियो को देखते हुए गूगल पर सर्च कर लीजिए, मोहम्मद शाहिद और रिजवान अहमद को जमानत मिली। ये आप सर्च कीजिए हिंदी में लिख करके, कहीं आपको ये खबर नहीं मिलेगी सिवाय 1-2 पोर्टल के जो मुसलमानों के जरिए चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं इस खबर पर आगे बढ़ूं और किन कारणों से इनको जमानत मिली, कहां पर जांच अधिकारियों से गलती हुई, कहां पर जांच अधिकारियों ने ऐसी गलती कर दी जिससे उनकी चोरी पकड़ी गई, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ शॉट्स में आपको दिखाना चाहूंगा उस वक्त के कुछ स्क्रीनशॉट जब इनको गिरफ्तार किया गया था। और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया था बल्कि गिरफ्तार किए जाने के 1 महीने बाद तक जब इनको लगातार एनआईए के जरिए रिमांड पर लिया जाता रहा। जब जब इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाता था तो इनके बारे में कुछ खबरें चलाई जाती थी। इनके बारे में जो खबरें चलाई जाती थी वो आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। भास्कर की खबर है, पीएफआई मेंबर शाहिद मुस्लिमों को योग क्लास से जोड़ता था। इसके अलावा अमर उजाला 27 सितंबर की खबर है, पीएफआई के 2 सदस्य उगलेंगे राज, 55 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लाइव हिंदुस्तान.com की खबर है 29 सितंबर की, शाहिद रिजवान के खातों का पुलिस ने डिटेल किया। तो ये कुछ मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने कुछ पोर्टल्स के लिंक आप तक शेयर किए कि जब इनको गिरफ्तार किया गया और जब जब इनको वहाँ से रिमांड मिली एनआईए को, तब तब कुछ ना कुछ बताया गया कि किस तरह से खातों के साथ खिलवाड़ किया गया, खातों का डिटेल निकाली गई। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें कि उड़ाना चाहते थे ज्ञानवापी मंदिर को। इस तरह की खबरें लगातार चलाई गई और जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें एनआईए के ज़रिए ही मीडिया को अवेलेबल कराई जाती हैं। लेकिन आज वो मीडिया जो इस पूरे मामले को लेकर सुर्खियाँ चला रहा था, हेडिंग्स बना रहा था, आज जब इनको ज़मानत मिल गई है तो उसके बाद ये खबर पूरी तरह से गायब है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएफआई कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद शाहिद और रिजवान अहमद को एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है और जांच अधिकारी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। वाराणसी के रहने वाले रिजवान अहमद और मोहम्मद शाहिद को पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कनेक्शन होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो उनकी गिरफ्तारी 24/9/2022 को यानी 24 सितंबर 2022 को खुफिया एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई थी। दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश और विभिन्न केंद्रीय भी सूचना इकाइयों को यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तथा कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों द्वारा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर भारतवर्ष को खंडित कर इस्लामिक राष्ट्र बनाए जाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अब इनको हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संसद से 500 मीटर की दूरी पर जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं वो इन एजेंसियों को दिखाई नहीं देते। एजेंसियां छोड़ दीजिए, वो पुलिसकर्मी जो वहां पर सुरक्षा पर मौजूद थे उन्हें भी नहीं दिखाई देते। जैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना गैर कानूनी है, बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो भी गैर कानूनी है। देशद्रोह का चार्जेस उस पर भी बिल्कुल इसी तरह से लगने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एफआईआर में यह कहा गया था कि इस दिशा में पीएफआई की आड़ में मुसलमानों को उकसाकर हिंदुओं का टारगेट कर उनको काफिर बताते हुए उनकी हत्या करने तक था राज्य में जगह जगह विध्वंसक कार्रवाई करने के लिए योजना बनाकर तथा इस प्रकार के साहित्यों
पंफलेटों का वितरण मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच किया जा रहा है, जिससे उनके अंदर धार्मिक जिहाद व कट्टरता की भावना उत्पन्न हो और हिंदुओं का खात्मा। वो रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये लोग वाराणसी के शांतिप्रिय माहौल को खराब करने के उद्देश्य या ज्ञानवापी मस्जिद के प्रकरण को लेकर मुसलमानों को उकसाकर धन उगाही करते हुए तथा उस धन का पीएफआई की आड़ में विरोधी एजेंडों में उपयोग कर रहे हैं तथा संदिग्ध मोहम्मद शाहिद द्वारा ताइक्वांडो की क्लास चलाकर इसकी आड़ में शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा अवांछनीय साहित्यों पंफलेटों का वितरण करते हुए नुपुर शर्मा के विवादित बयान तथा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के विरोध में मुस्लिम युवाओं की मीटिंग करके उनको उत्साहित व देश विरोधी कार्यों को करने के लिए गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। जांच एजेंसी द्वारा रिजवान अहमद और मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अभियोजन पक्ष ने इनकी रिमांड मांगी, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी रिमांड दी गई। ये रिमांड समय समय पर मजिस्ट्रेट द्वारा बढ़ाई जाती रही। 90 दिनों की समाप्ति पर संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 44D/2 यूएपीए के अंतर्गत रिमांड अवधि बढ़ा दी गई, जबकि यूएपीए एवं एनआईए अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष अदालत सुनवाई के लिए गठित है। रिमांड के विस्तार के लिए आवेदन इसी विशेष अदालत में दिया जाना चाहिए था, लेकिन जांच एजेंसी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के सामने रिमांड के विस्तार के लिए आवेदन किया। मजिस्ट्रेट न्यायालय के पास यूएपीए से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई करने और उस पर कमिट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस मामले में ये सब कुछ किया गया और यही बुनियाद बना जमानत के लिए। जो बचाव पक्ष के वकील थे इन दोनों के, उन्होंने इसी को बुनियाद बनाया कि बार बार जो रिमांड ली गई वो मजिस्ट्रेट के जरिए ली गई, हालांकि उसके लिए विशेष अदालत से रिमांड लिए जानी चाहिए थी, क्योंकि यूएपीए के चार्जेस लगाए गए थे, देशद्रोह के चार्जेस लगाए गए थे। उसके लिए एक विशेष अदालत पहले से ही नियुक्त है, वहीं से इनको पेश करके रिमांड ली जानी चाहिए थी। इसी को लेकर रिजवान अहमद और मोहम्मद शाहिद के मामले को लेकर उनके वकील नजमुसाकिब खान ने एनआईए कोर्ट में मामला दायर किया और अदालत में कहा है कि उनके मुवक्किल को फंसाया गया है, इसलिए बिना किसी अपराध के वे जेल में बंद हैं। ये भी कि उनके मुवक्किल कानून व सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं तथा वो उपरोक्त मामले में पहचान की गलती के कारण फंसा दिया गया है, इसलिए प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाने की याचिका की है। तो इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया कि इन दोनों को जमानत दे दी जाती है और उसके साथ ही जो इस पूरे मामले के जांच अधिकारी थे उनको फटकार भी लगाई गई है और दोनों को 50,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत दे दी गई है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की खबरें सुर्खियों से गायब रहती हैं जब किसी को ज़मानत दी जाती है या आतंकवाद के मामले में जिन लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।